बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं महविश शबीर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। अक्सर औक़ात हम इंसानों को उनके रवैये, उनके अल्फाज और उनके बिहेवियर की वजह से जज कर देते हैं और एक्चुअल में इस तरह से होता है कि 10% जो है वो इंसान का ज़ाहिर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है और 90% जो है वो उसकी जो एक इनर पर्सनैलिटी होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी थ्योरी को कहते हैं आइसबर्ग, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन से जज कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में वो लोग कुछ और होते हैं। और यही थ्योरी जो है हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि 10% मसाइल जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वो हमें सामने नज़र आ रहे होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि हम महंगाई बढ़ चुकी है, हम खत्ते में सबसे महंगे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि 10% हमें सामने नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जिसकी वजह से एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी सफ़र करता है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर है वो भी सफ़र कर रहा होता है। हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ कहाँ पर स्टे कर रही हैं, कहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि गैप है, इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं हमेशा से कहती हूँ कि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि विंटर में हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं और इसके साथ साथ हमारी सेहत पर बड़े नेगेटिव असरात आ रहे होते हैं। सर्दियों में सेहत का ख्याल किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ आपको आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि आइडियल डाइट प्लान क्या होता है, बैलेंस डाइट प्लान कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि आपकी सेहत को सर्दियों में बेहतरीन तरीके से जो है वो बेहतर रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में सोने के भाव ताव किस तरह से चल रहे हैं, सब्ज़ी के रेट जो हैं वो आज किस तरह से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ हम दीगर जो है प्रोग्राम में शहर के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में हमें एक दफ़ा फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। आज फोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रही थी। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, वेदर के हवाले से अपडेट्स कीजिएगा। शहर फैसलाबाद में सर्दी का राज बरकरार है। सूरज तो निकला लेकिन उसके साथ साथ सुबह से ही ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर धुंध ने भी अपना राज बरकरार रखा हुआ है। ख़ुसूसन जो दही इलाके हैं वहाँ पर धुंध का राज ज़्यादा है, जबकि इसके साथ साथ देखा जाए तो शहरी इलाकों में आमदरफ्त की वजह से हद निगाह बेहतर है। जहाँ तक मोटरवे का सवाल है तो फैसलाबाद दो मुख्तलिफ इंटरचेंजेस है, कमालपुर इंटरचेंज और इसी तरह M3 M4, यहाँ से दोनों जगह से जो है वो मोटरवे इस वक्त बंद है। जब हद निगाह बेहतर होगी तो मोटरवे खोल दी जाएगी। इस हवाले से जो तर्जमान मोटरवे पुलिस है उनका यही कहना है कि शहरी जब भी घरों से निकलें तो अपडेट्स चेक करके निकले ताकि दौरान सफ़र किसी भी किस्म के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जहाँ तक आज के मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 50 से 55% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह से ही हवा 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो शहर फैसलाबाद का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 273 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इस मौसम में ख़ुसूसन बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो घरों से निकलने से इज्तनाब करें और ख़ुसूसन आम शहरी भी मास्क। बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद, क्योंकि एक ऐसा शहर है जिसकी पहचान जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बिज़नेस कम्युनिटी ये बातें करती हुई दिखाई दे रही है कि फैसलाबाद या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कमी नज़र आ रही है। और दिसंबर टू क्रिसमस का सीज़न है और हम देखते हैं न्यू ईयर में बिज़नेस कम्युनिटी को ऑर्डर्स भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में फैसलाबाद या पाकिस्तान का एक एनालिसिस करें तो कम होती जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो हमेशा से ये बात की जाती है हम खित्ते में सबसे महंगे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स कभी कभार कैंसिल करने पड़ जाते हैं। ये लूप कहाँ पर आ रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, हुकूमती तरजीहात किस तरह से, इस पर जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हाफिज़ असगर कादरी साहब ने, साबिक चेयरमैन एप्टमा हैं। आप फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लीड भी कर चुके हैं और टेक्सटाइल के मसाइल को बड़े अच्छे से समझते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर फजील अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फजील आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फजील फॉर ज्वाइनिंग अस दिस प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कादिर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद की पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्री। करंटली आप फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस टाइम कहाँ पर देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। जिस तरह महविश आपने पूछा कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहती हैं, क्या हमारी हुकूमत पाकिस्तान भी इस मामले में जानना चाहती है? देखिए, ये चीज़ें होती हैं कि जो इंडस्ट्री होती है ये मुल्क का GDP में बहुत अहम किरदार होती है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होती है, अगर हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम ग्रास पर ऊपर जाएगा, हमारा ग्राफ भी ऊपर जाएगा। अगर हमारी प्रोडक्शन अपनी कम है तो हम किस तरह आगे चलेंगे? इस तरह देखा जाए तो पिछले दिनों में आपने बहुत आपके चैनल पे भी रिपोर्ट थी, वैसे भी रिपोर्ट थी कि धागा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल। स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि वो भी लोग तो धागा बनाकर ही हमें बेचते हैं और उनको फ्रेट भी पड़ता है, ड्यूटी भी पड़ती है और टैक्सेस भी पड़ते हैं, पोर्ट से क्लियरेंस भी पड़ती हैं, और फिर भी हमारे पास आकर हमसे सस्ता कैसे सेल कर लेते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों, कैसे सेल कर लेते हैं? हमारी इंडस्ट्री से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी हमसे नीचे वो सेल कर लेते हैं, फिर भी वो दरमियान बेचना ट्रेडर भी कमाई कर रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान को माशाल्लाह कस्टम की मद में और सेल टैक्स की मद में उनको रेवेन्यू भी आ रहा है, और पीछे जो बनाने वाला उसको भी प्रॉफिट। गालिबन आप EFS स्कीम के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया गया है, और नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि पाकिस्तान की जो अपनी इंडस्ट्री है वो बंद होती जा रही है। स्पिनिंग तकरीबन काफ़ी बंद हो गई है, काफ़ी कबाड़ के भाव में बिक गई है। बहुत बड़ा कराची के 2-3 यूनिट पिछले दिनों में खुल गए हैं, यानी कबाड़ियों ने जाकर ख़रीद लिए हैं। ये अगर देखा है, इसको संजीदगी से ये देखना चाहिए, इंडस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती। बिल्कुल। इंडस्ट्री एक रोज़गार है जो हर मुआशरे में, हर घर के अंदर पहुंचाने का एक सबब बनता है, हर मुल्क के अंदर खुशहाली का सबब बनता है। उसमें जॉब के एक तरह अमकानात और लोगों को मिलने के, रोज़गार मिलने के अमकान बढ़ते हैं। जो इंडस्ट्री लगाता है वो तो एक नो रिटर्न वॉल है, वो तो एक मरतबा इसने जो आगे चला गया वापसी नहीं आ सकता, क्योंकि इंडस्ट्री की में जो उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेनी है उसने उसको छोड़ना नहीं होता। वो नुकसान कर भी उसके आखिरी हद तक जो ट्रेडिंग, दुकानदार और चीज़ें, मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए क्या हमारे अंदर कहाँ कमी है। पॉलिसी मेकर को देखना चाहिए कि क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है चाइना के साथ, या हमें जो गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा हमें जो टैक्सेस लगाती है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो हमारा टैक्सेस का जो मामला वो ज़्यादा लग रहा है? कुछ तो ज़्यादा लग रहा है ना, जो हमारी कास्ट है वो ऊपर जा रहा है ना। ये पॉलिसी में का सब चीज़ों को मिलकर, क्योंकि हम हर वक्त कहते हैं हमें वन विंडो ऑपरेशन मिल जाए, ठीक है, जिसमें ये तमाम गवर्नमेंट के महकमा जात अदारे हों, उसकी कोई ना कोई मैकेनिज़्म तय हो जाए, उस हिसाब से चले। असल तो हमारी पॉलिसी जो आप कह रहे थे, पॉलिसी का एक हिस्सा होती है इंडस्ट्री जो चलाना और इंडस्ट्री का आना और इस कोई भी चीज़ को बनाना, और दूसरे मुल्क वाला आकर हमारे पास अगर सस्ता बेच जाता है तो इंडस्ट्री सफ़र करती जाएगी। अब ये वीव का कपड़ा आना शुरू हो गया है, स्पिनिंग के बाद वीविंग, इसमें अब लूम की बारी आ जाएगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको गौर करे, इंडस्ट्री के साथ बैठे, इंडस्ट्री के साथ बैठने का टाइम तो हमारे किसी भी मिनिस्टर के पास नहीं होता, लेकिन बैठे इसके कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, ये आस्ता आस्ता हमारा जो बांग्लादेश जो 2003 से टेक्सटाइल में आया है, हमारा जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त टेक्सटाइल में है। फैसलाबाद में उस वक्त इंडस्ट्री, 1950 में फैसलाबाद में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई थी, और 2003 में आकर इस वक्त उसकी जो एक्सपोर्ट है 55 बिलियन तक चली गई है। बिल्कुल। और हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की अभी तक 18-19 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही। आपने देखा होगा कि वियतनाम बड़ा तरक्की कर रहा है। भारत के हवाले से ये बात की जा रही है कि भारत जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा ग्रो कर रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ के हवाले से ये बात की जाती है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है। आप देखेंगे कि एक पॉलिसी आती है, बड़ी मुख्तसर टाइम के लिए आती है। जब अब इंडस्ट्रियलिस्ट उसे समझने की कोशिश करता है, पॉलिसी जो फ़ौरन से चेंज करनी पॉलिसी इंडस्ट्री की तो है ही नहीं है। इंडस्ट्री को पॉलिसी ना आई है। इंडस्ट्री को पॉलिसी यही आती है कि इंडस्ट्री से टैक्सेस किस तरह लेना है,
इंडस्ट्री को एनवायरनमेंट महकमा बनाया जाता है। एनवायरनमेंट महकमा हमारे लिए बहुत अच्छा है और आपने और हमने इस शहर के अंदर सांस लेना है। कौन कहता है कि हमारा एनवायरनमेंट गंदा हो, लेकिन एनवायरनमेंट महकमा उसमें बनाया जाता है कि वो जाकर हमारे अवेयरनेस करे जिस यूनिट के अंदर फ़र्क है, उसमें काला धुआं अगर छोड़ रही है फैक्ट्री, बिल्कुल उसको सील करे, लेकिन उसको अवेयरनेस करे कि आपके अंदर यहाँ कमी है। आइंदा के लिए ये वो नहीं होता, सिर्फ जुर्माना डाल दिया जाता है। इंडस्ट्री वाला खुद ही अपने जहन के दिमाग के हिसाब से उसको कभी फ्यूल बदले, कभी कोई मशीन बदले, खर्चा करता है। एनवायरनमेंट महकमा इतनी बड़ी बड़ी सैलरियाँ भी लिखते हैं, उसमें हम कहते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल पॉलिसी में अवेयरनेस होनी चाहिए। और जिस तरह ये FBR का महकमा है, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू, उसमें कोई मैकेनिज़्म तय नहीं है कि इंडस्ट्री ने टैक्सेस कितना देना है। हर बंदा जो इंडस्ट्री से मुंसलक नहीं है वो समझता है इंडस्ट्री टैक्स चोरी कर रही है। फैसलाबाद की कोई भी इंडस्ट्री टैक्स चोर नहीं है, ठीक है। उसमें हर बंदा, ये सिर्फ उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। अब इतनी डिमांड बढ़ जाए, पिछले दिनों में 2 साल पहले फैसलाबाद RTO ने जितनी इंडस्ट्री की मालियत है उतने के नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन यह कोर्ट से जाकर ख़त्म भी हो गए, कुछ हो भी गए। लेकिन ये क्या फ़ायदा उसका कि एक बार इंडस्ट्री वाले को आप इतना टारगेट कर दिया। अगर किसी की इंडस्ट्री की वैल्यू 30 करोड़ है, उसको 35 करोड़ का नोटिस बिल्कुल भेज इसी दिया। तरह से अगर हम देखते हैं कि हम बात कर देते हैं एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की, एक ऐसा पाकिस्तान जहां पर हम तरक्की को यकीनी बनाएं, तो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को सुनना पड़ेगा। एक टेबल पे जो है वो ये सारी टेबल टॉक होनी चाहिए ताकि हम देखें कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। फजील, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्राइसिस को किस तरह से देखते हैं? देखिए महविश, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो न्यू ईयर के हवाले से हमारे ऑर्डर्स होते हैं एक्सपोर्ट के, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। देखें, जो इंडस्ट्री लगा कर बैठे हैं और पूरी दुनिया में 2-3 बड़ी एक्सपोज होती हैं टेक्सटाइल के हवाले से, जिनमें पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल से वाबस्ता लोग हैं, सनतकार हैं, वो जाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगाकर फिर ऑर्डर्स लेते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि नए से नए कस्टमर्स जो हैं वो ढूंढे जाएं और उनको अच्छे से अच्छा रिस्पांस किया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 10 दिन हो चुके हैं कि गुड्स कंटेनर्स की हड़ताल है। हुकूमत के कान पे जों तक नहीं रेंगी कि नया साल जो है वो सर पर है और बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर होने वाले हैं और कंटेनर्स मालकान जो हैं वो हड़ताल पर हैं, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। आप यकीन करें कि कल भी मैं गया था वहाँ पर, तो वो कंटेनर्स मालकान कह रहे थे कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वहाँ से हमें बहुत प्रेशर है और वो मिल्स मालिकान, वो सनतकार, वो उनके कस्टमर्स हैं क्योंकि उन्होंने माल उठाना है, उनका फिर किराए लेने हैं। वो कह रहे थे वो हमारे कस्टमर्स भी ख़राब हो रहे हैं, लेकिन हमें इतना दबाया जा रहा है, हमारे ड्राइवर्स के ऊपर FIRs हैं और फिर भारी जुर्माने हैं, हम नहीं चला सकते गाड़ियाँ। तो इसका नुकसान एट द एंड जो है वो हमारी मईशत को होगा। जब हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर नहीं होंगे, वो कस्टमर इंटरनेशनल मार्केट का ख़राब होगा, वो आइंदा फिर कोशिश करेगा कि हम पाकिस्तान को कोई भी ऑर्डर ना दें पाकिस्तानी सनतकार को, क्योंकि इनके मुल्क के अंदर कोई पता नहीं हालात कब ख़राब हो जाते हैं, ऑर्डर डिलीवर होंगे नहीं होंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हुकूमत को समझनी चाहिए कि एक आप जो आपकी मईशत में 65% आपका हिस्सा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो, तो उस सेक्टर को आप इतनी बुरी तरह से मुतासर होता हुआ देख रहे हैं और आप कोई इक़दामात नहीं कर रहे। जहाँ पर बात थी कि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रही, जिस तरह से शेख साहब ने कहा कि बांग्लादेश 2003 में आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो देखें वो 2003 में आकर 22 सालों में हमसे डबल से भी ऊपर चला गया। उसकी जो एक्सपोर्ट है वो क्यों चली गई? क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो बहुत ही इजी है, आसान है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो प्रोडक्शन है वो उनकी हमारे निस्बत बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर हुकूमतें जो हैं वो प्लानिंग करती हैं कि हमने इंटरनेशनल मार्केट में हम अपने सनतकारों को किस तरह से रिलीफ देना है कि वो कम्पीट कर सकें। हमें अगर एक चीज़ हम बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में $5 की पेश करते हैं, तो बांग्लादेश या दूसरे हमारे कंपटीटर जो हैं वो $3 या $4 की वही चीज़ पेश करते हैं। तो वो फिर देखें, हम भी कोई चीज़ ख़रीदने जाएँ तो हमें जहाँ से सस्ती मिलेगी हम वहाँ से लेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं।
लेकिन वो महंगी होने की वजह से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो उसकी तरफ नहीं आते। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमने लंबी प्लानिंग करनी है। कोई 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कि 10 सालों में इतने की बिजली मिलेगा एक यूनिट, इतने में जो गैस है वो मिलेगी इंडस्ट्री को, ये टैक्सेस होंगे, इतने % आपने टैक्स देना है। यहाँ पर तो आप यकीन करें शेख साहब सामने बैठे हैं कि अगर सनतकारों ने अपने जो रिफंड्स हैं वो लेने हों तो उसके लिए भी कमीशन तय करना पड़ता है, कमीशन तय करना पड़ता है कि कितने % कमीशन देंगे तो रिफंड्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री नहीं चलती। आपका ये फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, आपका ज़्यादा दारोमदार जो है वो मईशत में वो टेक्सटाइल पर है। तो आप उस इंडस्ट्री को अगर इस तरह से उसको दबाएंगे, उसको कोई रिलीफ नहीं देंगे तो आपका मुल्क फिर तरक्की नहीं करेगा। आप देखें मुल्क तरक्की तब ही करते हैं जब आपका आम शहरी भी खुशहाल हो। सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करने वाली आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और सबसे ज़्यादा बुरे हालात जो हैं वो इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हो चुके हैं। आपने धागा शेख साहब ने कहा कि इंपोर्ट हो रहा है, वो सस्ता है, हमारी स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं, अब कपड़ा जो है वो भी इंपोर्ट होने लग गया है और वो भी हमारे लोकल पैदावार से सस्ता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि इसमें चाइना बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अब चाइना की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो बड़े अच्छे अच्छे सूट भी आ रहे हैं क्वालिटी में, लेकिन इसमें ये भी बात है कि पाकिस्तान तमाम मुल्कों को कम्पीट कर सकता है। अगेन ये है कि हम खित्ते में सबसे महंगे हैं। फर्दर भी टेक्सटाइल के बहरान के हवाले से बात करेंगे, पॉलिसीज़ को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। करंटली हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो एक नंबर है, मार्जिन है, वो हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, जैसे कि मैं ब्रेक के दौरान आपसे बात कर रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हमेशा से ये बात की जाती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए बिज़नेस इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज की तरजीहात जो हैं वो उन्हें हमेशा से इंपॉर्टेंट समझते हैं। आपने देखा होगा कि रोशन प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया। तो आप कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर संजीदा हैं, लेकिन उनके आउटपुट्स आप तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के थ्रू खराज तहसीन पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, जो इंडस्ट्री के बारे में कोई 4 बोल गुफ्तगू के अच्छे उन्होंने बोले। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, क्या उन्होंने इंडस्ट्री वालों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जिसके लिए इंडस्ट्री का कोई वीज़ा पॉलिसी हमारे लिए आसान हो, किसी और मुल्क में जाकर हम अपना कपड़े को सेल कर सकें। हमें तो ये नहीं पता होता पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर कि हमारा कस्टमर है, एक मिसाल है यूरोप के अंदर, क्या हमारे सब इंडस्ट्री होल्डर को यूरोप का वीज़ा मिलना या नहीं मिलना। मैं उसका चेयरमैन था, इटली के अंदर एग्जीबिशन थी और हमने एग्जीबिशन में जाना था। हमारे एप्टमा के मेंबरों ने सब ने अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 28 बंदों को वीज़ा मिला, बाकी सबको वीज़ा रिजेक्ट हो गया। देखिए ये हमने उस वक़्त जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रब्ता किया, ये हम किस तरह आगे काम करेंगे, किस तरह हम चलेंगे। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए था ना हमें कोई वीज़ा पॉलिसी में आसानी करवा कर देते। ये चीज़ें होती हैं कि बातों में, होने में, जाने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बिज़नेस बढ़ रहा है लेकिन ट्रेडर का बढ़ रहा है। अब ये वज़ीर आज़म साहब ने बात तो की है, क्या ये जो हड़ताल हुई, ये स्ट्राइक हुई है, जो गुड्स स्ट्राइक है, उसमें अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री का कला, हर इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त गैस हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं है, हमारे पास नहीं है हमें देने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान के पास गैस नहीं है इंडस्ट्री को देने के लिए जिससे हम इंडस्ट्री चलाएँ। उसमें हमने टोटल सोलर फ्यूल जो गुड्स के ज़रिए ही आता है, उससे भी बॉयलर के अंदर या चीज़ों के अंदर हमें, और केमिकल्स जो हमारे उधर से कराची से इंपोर्ट वाले आने होते हैं, अगर वो नहीं आएंगे इंडस्ट्री किस तरह चलाएंगे। इंडस्ट्री तकरीबन, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर नहीं गया, इंडस्ट्री तकरीबन बंद पड़ी हुई है, सिर्फ इस इंतज़ार के अंदर ना हमारा माल बाहर जा रहा है, ना बाहर से चीज़ें अंदर आ रही हैं, और ना हमारे फ्यूल मिल रहा है। और ये चीज़ें के कह देना कि हम
कारोबार को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो कारोबार का है, ये अगर देखें, कुछ मैं स्ट्राइक वाले लोगों के भी अपील करता हूँ, कुछ वो भी अपने मुतालबा को थोड़े कम करें। हुकूमत पाकिस्तान को भी एक अपील करते हैं, अपील ही कर सकते हैं कि वो भी थोड़ा सा इनके कुछ मुतालबा मानकर मिलजुल कर रास्ता, कोई पॉलिटिकल रास्ता बनाकर इनको कोई रास्ता आप चलाएं, ताकि इंडस्ट्री भी पीछे रुक गई है, लोगों का माशी निज़ाम रुका पड़ा हुआ है। अगर हम मार्केट के अंदर कपड़ा बनाकर बेचते हैं, अगर जिसने दूसरे मुल्क जाना है उसने गुड्स के ज़रिए ही जाना है, और जो बाहर से हमारा सामान है इसके ज़रिए ही आना है। कोयला हमें गुड्स के ज़रिए आना है, और जो सॉलिड फ्यूल है गुड्स के ज़रिए आना है, वो भी नहीं आ रहा। मैं आपको यकीन करें कि इंडस्ट्री के अंदर आप कहीं विज़िट करें कि एक बुज़ुर्ग जिसकी सरकारी तौर पर रिटायर की उम्र हो जाती है, हम उसको कहते हैं कि चाचा तो तेरी उम्र रिटायर की हो गई है, हम आपको काम नहीं देंगे। उसकी आंख में आंसू आ जाता है, वो कहता है कि मैं ओवर टाइम भी लगा रहा हूँ सर, मुझे अभी नौकरी से ना फारग करें, आप मुझे 1-1.5 साल दे दें, मेरी एक बेटी रहती है शादी करने वाली, मैं उसकी भी शादी कर लूँ। बूढ़ा बाप उसके लिए ओवर टाइम लगा रहा है, इंडस्ट्री उसको किस तरह उसको सरवाई हर देखें, इंडस्ट्री के अंदर ज़रूरी नहीं हर बंदा पढ़ा लिखा होता है। ये इंडस्ट्री वो चीज़ होती है जिसमें पाकिस्तान का, हर मुल्क का, पाकिस्तान के अलावा कहीं जाए, उसमें हर जो पढ़ा लिखा तबका होता है, तालीम याफ्ता तबका होता है, और जो अनपढ़ तबका होता है, सबको समेट लेती है। उसमें हर तरह के स्किल्स होती हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, जो अनस्किल और स्किल्स को दोनों को साथ लेकर चल जाता है। इंडस्ट्री जिस मुल्क में भी चलती है वहाँ खुशहाली होती है। बांग्लादेश को अगर ऊपर लेकर गया, सिर्फ इंडस्ट्री लेकर गया, उसके पास और कुछ नहीं है। बिल्कुल। वियतनाम की आपने बात की है, वियतनाम के आप अगर सर्च करें गूगल के अंदर, उनकी 412 बिलियन जो है ना, उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से 11 गुना ऊपर उनकी एक्सपोर्ट है इस वक्त। अगर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल की उनकी इस वक्त 113 बिलियन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल के अंदर। अगर देखें पाकिस्तान से 4 गुना उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है हमसे। मुल्क क्या है, वियतनाम छोटा से 1973 में गालबन वो आज़ाद हुआ है अमेरिका से जंगों में। अब 73 के बाद मुल्क में आने वाला, जिसमें कहते थे उसके अंदर इतना का बरूद गिराया गया, 100 साल भी वियतनाम ऊपर काम नहीं कर सकेगा। अब देखें कि उसकी हुकूमत ने किस तरह लोगों के साथ मिलकर उसको किस तरह ग्रोथ किया है। क्या हमारी हुकूमत पाकिस्तान जिसके अंदर हर वसाइल मौजूद है, ये क्यों नहीं ऊपर जा सकता? ये इतना ऊपर जाएगा, ये कोई भी मुल्क इसका कोई भी कंपटीटर नहीं है। इसमें हर तरह का मौसम भी है, और हर तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं, हर तरह की मादनियात भी हैं, और अल्लाह ताला ने इसको अगर पहाड़ दिए और समंदर भी बड़े खूबसूरत दिया हुआ है, इसमें हर चीज़ दी हुई है अल्लाह ताला ने, ये क्यों नहीं ऊपर जाएगा? वियतनाम जैसा मुल्क जिसमें 1973 के अंदर कहते 100 साल इसके अंदर इनका रोज़गार भी पूरा नहीं होगा, आज वो इतनी तरक्की में चला गया, ये क्यों नहीं जा सकता? प्लानिंग्स जो है, अगर हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से प्लानिंग्स की जाती हैं तो सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर होगी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, आप देखेंगे कि पावरलूम सेक्टर भी हमारा इसी से बिलोंग करता है, हमारी एसएमई जो है वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कनेक्ट होती है। ये तमाम तर जो सेक्टर्स हैं, प्लानिंग बंद कमरे वाली नहीं चाहिए, प्लानिंग चाहिए ओपन चाहिए, जो इंडस्ट्री वालों के लोगों के मसाइल सुनकर आपस में मिलकर बनाई जाए, वो प्लानिंग चाहिए। एक बंदा ड्राइव कर रहा है, आप उसको पूछो ही ना कि आपकी गाड़ी में कहते नाम, अगर उसके लिए गाड़ी बना रहे हैं उसको बताओ ही ना, इसका गियर दूसरा भी लग सकता है, तीसरा भी लग सकता है, उससे कोई मुशावरत ना हो, ड्राइवर क्या करेगा? ठीक है, अगर उसको हम गाड़ी पंचर दे देंगे, उसको बोलेंगे कहते नाम इसको चलाओ, नहीं चलेगी गाड़ी। इसी तरह प्लानिंग के बाद अगर आप करेंगे, प्लानिंग में हमारा कोई भी इंडस्ट्री वाला, जो हमें बात से अभी आर पर बात की, इंडस्ट्री वाला कोई भी टैक्स चोर नहीं है, उसको हम टैक्स चोर भी बना देते हैं। कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई भी सोशल सिक्योरिटी चोर नहीं है, अपने कोई लवाजमा देने में चोर नहीं है। हम हर महकमा बनाता है, हर महकमा इंडस्ट्री को चोर की नज़र में जब देखेगा, ये एक कारोबारी बिजनेसमैन, उसको हम चोर ही बनाते जाएंगे अपने मुल्क के अंदर। देखिए, उसको एक रिस्पेक्ट दें, उसको एक रिस्पेक्ट दें, जो एक अपने आपके तमाम लेबर, आपके तमाम, अब आप कह रहे थे कि तमाम एसएमई सारे इसके साथ अटैच होते हैं। टैक्स फैसलाबाद की अगर आप बात करें, फैसलाबाद के अंदर एक फ्रूट रेडी वाला भी टैक्स से अटैच है। अगर उनका बिज़नेस है तो वो फ्रूट खरीदेगा। देखिए, अगर आप जाकर देखें मार्केट के अंदर
कौन लोग हैं जो इसको ख़रीदते हैं, वो भी सार बंदा एक दूसरे के साथ चैन का हिस्सा है। एक बंदा लोहे को ढलाई कर रहा है, वो भी एक गरारी बना रहा है, पेच बना रहा है, कोई नट बना रहा है, कोई मशीन बना रहा है, वो भी टेक्सटाइल के लिए बना रहा है। फैसलाबाद के तो हर शोबा इसके साथ अटैच है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को, फैसलाबाद इंडस्ट्री को नहीं, पाकिस्तान को किस तरह ऊपर तरक्की दी जाए। बिल्कुल, और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हम देखेंगे कि हमारी पॉलिसी में एटलीस्ट एक स्टे है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को और मुशावरत और फीडबैक के हवाले से हमेशा से तमाम स्टेक होल्डर्स ये बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले बात करें, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले बात करें कि पॉलिसीज़ अगर बना दी जाती हैं तो ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिनके असरात उन तक नहीं पहुंचते क्योंकि फीडबैक अप्रोच की कमी है। फर्दर भी बात करेंगे जी, वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कारोबार के हवाले से, बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। हम देखते हैं कि हम एक बात करते हैं कि अगर कारोबार चलेगा तो टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी। हुकूमत ये बात करती हुई दिखाई देती है कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, लेकिन दूसरी जानिब जब बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ के डिस्कशन की जाती है तो वो ये बात करते हैं कि एक तो मुशावरत नहीं की जाती है और डिजिटलाइजेशन की तरफ अगर जाना है तो बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना पड़ेगा। टैक्स अगर कलेक्ट करना है तो बिज़नेस कम्युनिटी के मामलात किस तरह से हैं, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें संजीदगी से लेना पड़ेगा। फजील, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्सेशन के निज़ाम के हवाले से, तो हमने देखा है कि बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही होती है और दूसरी जानिब FPR ये बात कह रहा होता है कि हम तो टैक्स कलेक्शन के लिए हुकूमत का साथ दे रहे होते हैं। देखिए महविश, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब सनतकार जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो जो एक्सपोज लगती हैं, एग्ज़िबिशंस होती हैं, वहाँ से मिलते हैं। तो वहाँ से जब सनतकार रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने मुल्क के अंदर कि हमें इतने ऑर्डर्स मिल गए, इतने ऑर्डर्स मिल गए, तो ये हुकूमत को चाहिए कि वो चीज़ें टैली करें। जब सनतकार वापस आएँ तो आपकी जो मदर एसोसिएशंस है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता करें, तमाम चैम्बर से सनतकारों को बुलाएं। हमारे एक तो जो हुक्मरान हैं उनके पास वक्त नहीं होता, वो आप यकीन करें कि इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं कि सब तीसरे बड़े चैम्बर का वफद जाए तो वो उनको कहते हैं कि ये लिफ्ट यहाँ से ऊपर जा रही है, वहाँ तक आपके पास वक्त है तो आप हमें मुद्दा बयान कर दें। इतना वक्त देंगे तो कौन फिर तरक्की करेगा। बाकायदा तमाम चैम्बर्स को बुलाया जाए, सनतकारों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि जी आप कौन से ऑर्डर्स लेकर आए हैं, आपकी कितनी इस पे कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन पे, आपको कौन कौन सी सहूलत दी जाए हुकूमत की तरफ से कि आप अगले साल इसको और अचीव करें, टारगेट्स जो हैं वो दिए जाएँ सनतकारों को। जब हुकूमत को ये पता हो कि हमने इस चीज़ से जो ज़र मुबादला है वो अपने मुल्क में लेकर आना है, हमारी मईशत मजबूत होगी, तो फिर इस तरह से इक़दाम करने होंगे कि वो उनको आप टैक्सेस में रिलीफ दें, आप उनको बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, उसके अलावा जहाँ तक आप उनको रिलीफ दे सकते हैं देंगे तो ये आपकी जो सेक्टर है वो तरक्की कर सकता है। आप जब ये सोचेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं कि दूसरा मुल्क हमसाया जो है वो ये चीज़ें किस तरह से पेश कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, हमने किस तरह से पेश करनी है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते, आपका मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हम देखते कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक टाइम था, बड़ा नाम था हाफिज साहब। आपने देखा होगा कि फैसलाबाद का कपड़ा आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। आप मैनचेस्टर चले जाएं, आप UK के किसी भी शहर में चले जाएं, लोग पाकिस्तान के कपड़े को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन तरजीहात लोगों की सिर्फ बदल गई हैं। आपने देखा होगा कि हम अगेन महंगे हैं। उसमें यह है कि देखिए हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और हब भी फैसलाबाद को इंडस्ट्री का कह रहे हैं और हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये एक आप ये देखें, आपने भी अभी मुझे ब्रेक में कह रहे थे आपके वालिद को और आपके अंकल का तल्लक भी इंडस्ट्री के साथ ही रहा है, लेकिन ये कभी देखा कि
फैसलाबाद के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक टैक्सेस भी हमसे लिए, सारी ये चीज़ें जो हमें ज़िम्मे लैंड इंडस्ट्री ने पूरा किया, लेकिन एक अदारा जो हर मुल्क के अंदर होता है, जो इंडस्ट्री होती है, उसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का महकमा होता है, जिसमें अगर दूसरा मुल्क कोई चीज़ बना रहा है, वो मेरे पास R&D करने के लिए नहीं है, वो इतना हाई फाई अदारा होता है, मैं उधर वो प्रोडक्ट लेकर जाता हूँ, वो मुझे उसमें गाइडलाइन देते हैं। पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अगर हदूद में देखें, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का अदारा नहीं है। R&D का अदारा सबसे पहले बनाया जाए, और उसमें अगर हम R&D का अदारा बनाते ही नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते ही नहीं है, तो बताएं हम किस तरह इसको ग्रोथ करेंगे, किस तरह ऊपर लेकर जाएंगे, किस तरह इसको बात करेंगे। आपने देखा होगा कि चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ पर पहुँच गया है। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डाई एंड डाई में कितना ज़्यादा वेरिएशन आ गई है। इसी तरह से भारत है, इसी तरह से बांग्लादेश है, वियतनाम है। हम ये तमाम चीज़ें कब सीखेंगे? वक्त तो अभी मुझे लगता है कि बड़ा कलील सा रह गया हम लोगों के पास। नहीं, वक्त कलील नहीं है, वक्त बहुत ज़्यादा है। हम जाएंगे, नए बच्चे आ जाएंगे, ये दुनिया है, ये चलती रहती है, होती रहती है, लेकिन हम जितनी स्पीड से दुनिया तरक्की कर रही है, उस हिसाब से हम वक्त से बहुत पीछे हैं। जैसे आप जिन मुल्कों का नाम ले रहे हैं, ये मुल्क कोई टेक्सटाइल से हमसे आगे नहीं थे। जैसे आपने कहा कि फैसलाबाद के अंदर बहुत नाम थे, कपड़ा मशहूर था, आज मशहूर है, लेकिन फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा नाम था 5 स्टार की लॉन बचपन में हम देखते हैं बड़ी मशहूर थी, इत्तेहाद टेक्सटाइल, फरदोस, ये अदारे किस तरह ख़त्म हो गए हैं। इतने बुर्ज, इतने बड़े बड़े यूनिट्स, और भी बहुत यूसुफ जैसे नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है। क्या गवर्नमेंट ने उनको सारी ज़िंदगी उनसे टैक्सेस लिए हैं? क्या उनका अदारे बंद होने के बाद क्या उनको कोई रिलीफ दिया? अगर टैक्स पेयर को अगर उसको कोई लॉस होता है, कोई चीज़ होती है, उसको रिलीफ देने वाला रिवार्ड दूसरे मुल्कों की तरह डालना पड़ेगा। हम कानून तो बरतानिया का लाकर हम इधर लागू कर लेते हैं, कानून तो हम कनाडा को और इटली का, हम फ्रांस का देखकर, स्पेन का, तरक्की याफ्ता मुल्कों का इधर लाकर इम्प्लीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन यह है कि वो जो टैक्स पेयर को रिलीफ देते हैं, क्या वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं? क्या सिर्फ हम अपनी तरफ लेने वाले की तरफ चीज़ें देख रहे हैं और देने की तरफ नहीं कर रहे हैं? तो ताकि अंदर से बंदे का शौक़ पैदा हो, मैं इससे ऐसे बढ़ूँ। और ये तो हो गई बात टैक्सेस की। और जो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जहाँ आप पहले थे, हम वापसी आएँ, R&D का महकमा जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बगैर कोई भी मुल्क ने ना तरक्की की है, ना तरक्की होती है। हर चीज़ के अंदर, हर महकमे के अंदर, हर शोबे के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, रिसर्च करने की, R&D की हर वक्त गुंजाइश होती है ऊपर जाने की, क्योंकि उसका काम ही पूरी दुनिया का मुकाबला करना होता है। इंडस्ट्री वाले ने तो इंडस्ट्री चलानी है, उसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। वो कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करे, वो मैन्युफैक्चरिंग करता जा रहा है, उसको पता लगता है कि मैं अभी 20 साल पीछे हूँ। एक सिर्फ यूनिट वाला तरक्की करता है, क्योंकि वो बाहर जाकर या उसका देख कर को खर्चा कर वो रिसर्च कर लेते हैं। एक को ऊपर नहीं हमने लेकर जाना। हाँ, अगर 100 यूनिट है, 100 को ऊपर लेकर जाना है। अगर एक ही अमीर से अमीर होता जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान को। 100 का 100 यूनिट तरक्की करे, उसका फ़ायदा है। उसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम बिल्कुल, हम समझे देहात में हैं, शहर में नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हाफिज़ साहब आप बात कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्मॉल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जब भी एक्सपो कराने का सोचते हैं, वो या लाहौर का रुख कर रहे होते हैं, कराची का रुख कर रहे होते हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीछे हैं। यहाँ फैसलाबाद में एक यंगस्टर को अपने प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपो सेंटर नसीब नहीं है। देखिए, हमारा एक्सपो सेंटर देखें बहुत अच्छा है लाहौर वाला, लेकिन जो एक्सपो दूसरे मुल्कों में लगती है, जिसको हम देखने के लिए जाते हैं, जो एग्जीबिशन लगती है, उससे तो 10% भी नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री वाले दूसरे मुल्क वालों को हम दावत देते हैं, हमारे तो बराए नाम लोग आते हैं। अगर एग्जीबिशन देखा जाए जो लगती हैं, अगर देखा जाए सिंगापुर का टेक्सटाइल तल्लक नहीं, पिछले दिनों में सिंगापुर के अंदर एक्सपो लगी टेक्सटाइल की, हमसे मेरे ख्याल 20 गुना बड़ी लगी होगी। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक्सपो भी लगाने का एक हुकूमती सतह पर लगे, हुकूमती सतह पर हम अपने कस्टमर को बुलवाएं, उनको वीज़ों की सहूलत उनको भी हो और हमें जाने की भी सहूलत हो। फिर ये चीज़ें जो सहूलत के साथ, चीज़ों के साथ, फिर ये काम चलते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने एक्सपो लगा ली, एक दुकान खोल ली, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। देखिए, मेरे घर के अंदर एक्सपो लगी, मैं ही देखने के लिए जा रहा हूँ। देखो, मैं तो
एक्सपो लगाई जाती है, एग्जीबिशन लगाई जाती है नए कस्टमर को आने की, नए कस्टमर से मीटिंग करने की। जहाँ मैं अपने पास लगाई और मैं दूसरे मुल्क वालों को दावत देकर इधर लेकर आऊँ, अगर उधर लगी है तो मैं ख़ुद उधर जाऊँ। ये चीज़ें होती हैं आपस में मिलने जुलने का नाम ही बिज़नेस का नाम है। बिज़नेस कोई अलग से कोई आसमान से कोई फरिश्ते आकर नहीं करते। ये सिर्फ इंसान इंसान से मिलता है, एक दूसरे की ज़रूरत को समझता है। मैं अपनी ज़रूरत मांगता हूँ, वो अपनी ज़रूरत मांगता है, उसको बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, अगर डॉलर्स में ज़रूरत है डॉलर मांगूंगा, अगर पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो मांगूंगा और अपनी प्रोडक्ट उनको दूंगा। इसी को बिज़नेस कहते हैं। एक ट्रेड बिज़नेस होता है, एक कैश बिज़नेस होता है, दो बिज़नेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो से तब ही होगा जब मुलाकातें होंगी। आपने देखा होगा हाफिज साहब कि इससे पहले तो हम ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हम सफारती सतह पे उस तरह से मजबूत नहीं थे। अब आपने देखा होगा कि हमारे सफारती सतह पे ताल्लुकात कितने मजबूत हो गए हैं। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे माहदे चल रहे हैं, मलेशिया के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि दीगर जितने भी हैं, अमेरिका हम पे टैरिफ कम कर रहा है भारत पे ज़्यादा है। लेकिन तमाम तर चीज़ें जो हैं अब इसमें हुकूमती रोल प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तरफ हम इंटरनेशनली इन्वायरमेंट देख रहे हैं कि सूटेबल है, अब उसे कैप्चर किस तरह से किया जाए इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कारोबार के लिहाज से कि फैसलाबाद के हवाले से हम देखें कि हम हमेशा से ये ख्वाब देखते हैं कि हमारे शहर की जो सड़कें हैं वो बेहतरीन हो, शहर के टैक्सेशन के निज़ाम जो हैं वो बेहतर हों। ऐसे में बिज़नेस कम्युनिटी ये बात करती हुई दिखाई देती है कि उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जाएँ, एक टेबल पर आया जाए, मुशावरत की जाए और फिर देखेंगे पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं उनके असरात कितने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। हाफिज़ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि हम देख रहे हैं कि हमारे सफारती सतह पे ताल्लुकात बड़े मजबूत हो गए हैं। आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी है, इसी तरह से मलेशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को हम कैप्चर किस तरह से कर सकते हैं, इस सवाल मेरा ये जी। आप ये देखें जो मुआहदे हो रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें क्या ज़्यादा सऊदी अरब का फ़ायदा है या पाकिस्तान का फ़ायदा है? मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमती तौर पर चाहे हुकूमत को फ़ायदा हो, हमारा तो नया कंपटीटर लाया जा रहा है। अब जो मुल्क के अंदर हम खुद सरमायाकार हैं, ठीक है, हमारी सरमायाकारी को शायद सरमायादारी को शायद उनको नज़र नहीं आ रही, और वो जो बाहर से लाकर हमारे साथ इंडस्ट्री लगाना अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री आनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुल्क में हमारा कोई प्रोडक्ट जाए, इंडस्ट्री लगे, उसका फ़ायदा हमें पाकिस्तान के अंदर पैसा आए, जिसमें हमारा फॉरेन रेमिटीज़ को ज़्यादा हो, असल फ़ायदा उसका होता है। पाकिस्तान के अंदर ये है कि चलो कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर वो यूनिट इस तरह लगा रहे हैं, हमारी इंपोर्ट सतह पर कम हो जाएगी। लेकिन ये कि ये तो उनके बिजनेसमैन का सरमायाकारी हो रही है। हमारी जो सरमायाकारी है उसको किधर लगाना है? जो हमारी सरमायाकारी है उसको भी तो कहीं लगाना चाहिए ना। मेरा तो ये जवाब है। और उसके बाद इधर क्या है, इधर एक फ़ैशन है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जो जितना बड़ा सनतकार बनता है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उतना बड़ा उसको चोर का लक़ब मिलता है। वो टैक्स चोरी की शक्ल में हो, लेबर डिपार्टमेंट वाला लगाए, ईओबी वाला लगाए, सोशल सिक्योरिटी वाला लगाए, उसमें कोई प्रोफेशनल टैक्स वाला लगाए, उसमें एक्साइज टैक्स वाला लगाए, उसमें अब मौजूदा जो अभी जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आपके इल्म में होगा, अब इन्होंने लगा दिया है कि इंडस्ट्री के ऊपर लगाया है जिनके अंदर 500 केवी के ऊपर जिनका यूनिट्स हैं, 500 केवी के ऊपर जिनकी इंडस्ट्री है, उनके अपने घर के अंदर अपने जनरेटर जो चल रहे हैं, अगर उससे बिजली बनाएंगे, उन्हें अपनी मालियत से जो ऊपर सोलर लगाया हुआ है उससे जो बिजली बनाकर ख़ुद यूज़ करेगा, उसका 4 पैसे पर वाट यानी 4 रुपये पर यूनिट जो है ना, वो गवर्नमेंट को देगा। 4 रुपये पर यूनिट गवर्नमेंट को पे करेगा, जो खुद घर के अंदर सोलर अपने पैसों से लगाया, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपनी बिजली ले। घर के अंदर जनरेटर जो उसने अपने पैसों से डीजल डाल रहा है, अपने पैसों से सब कुछ कर रहा है, अगर डीजल से भी बिजली बनाएगा 4 रुपये गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट किस चीज़ का, देखें ये कितना बड़ा जुल्म है। 4 पैसे पर वाट यानी जो कहते नामा 4 रुपये किस चीज़ का लेगा?
बिल्कुल इसी तरह से बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक टेबल पे जब बैठेंगे तो ये तहफ़्फ़ुज़ात रिज़ॉल्व करने के लिए बैठा जाए। फ़ज़ील, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या क्या बेहतरी जो है वो पॉलिसीज़ में आनी चाहिए? किस तरह से हम बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पहचान है, इस पहचान को बरकरार रखने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? देखिए, मैं भी जो इस वक्त सूरत हाल है वो सबसे पहले तो जो कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो उससे मुतासर हो रही है। इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दें, ताकि वो जो इंपोर्ट होने वाला कपड़ा है वो आपके मुल्क के अंदर तैयार होकर भी उससे सस्ता ना हो, बेशक उसके बराबर तो आ जाए। इससे होगा ये कि आपकी इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, क्योंकि आपकी जब लोकल पैदावार की डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर मजबूरी के तौर पर तो बंद करनी पड़ेगी। वो पावर लूम हो, वो प्रोसेसिंग सेक्टर हो, वो फिर वहाँ उसके साथ जो जुड़ा हज़ारों लाखों की तादाद में मज़दूर तबका है, उनके रोज़गार भी बंद हो जाएंगे। आप ये देखें कि अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ना दी तो आपकी अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है तो लाखों ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार होंगे। फिर लाकानूनियत का जो एक बाज़ार है वो गर्म होगा, क्योंकि जब किसी के पास रोज़गार नहीं होगा तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है, उसको पेट लगा है, उसने अपने बच्चों को भी पालना है, ख़ुद भी कुछ खाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो फिर करेगा। वो फिर ये नहीं देखेगा कि ये गलत है, ठीक है, उसने कुछ ना कुछ फिर करना है। तो आपको इस वक्त ज़रूरत सबसे अहम है ये इस बात की है कि आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना है। एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, अगर वो जॉब्स प्रोवाइडर है तो आपका लोकल इंडस्ट्री का जो सेक्टर है, सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोवाइडर है वो आपका लोकल सेक्टर है, लोकल इंडस्ट्री है। वो चाहे आपकी पावर लूम सेक्टर हो, चाहे आपका प्रोसेसिंग सेक्टर हो, या फिर आपकी जो स्पिनिंग मिलें हैं वो जिस तरह से शेख साहब ने कहा कि बंद हो रही हैं, और इसके साथ साथ एसएमई सेक्टर जो है वो भी सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। तो अगर ये सेक्टर जो हैं वो पॉलिसीज़ की नज़र हो जाएंगे तो लाखों ख़ानदान बेरोज़गार होंगे, तो आपका मुल्क जो है वो तरक्की करने की बजाय और पीछे जाएगा, और आपके जो लोग हैं वो बेरोज़गार होंगे। आपके मुल्क के अंदर महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। आज से अगर हम 5-10 साल पहले बात करें तो बहुत सारे लोग हैं वो फैसलाबाद का रुख करते थे जॉब्स के लिए। अब आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में मौजूद लोग ही बेरोज़गार हैं। बिल्कुल, देखें, जब आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, सबसे ज़्यादा जिस तरह से शेख साहब ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर एक इंडस्ट्री ही है जो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को अपने अंदर जो है वो समेट लेती है। बिल्कुल इसी तरह से है। बेरोज़गारी कम करने के लिए इंडस्ट्री हमेशा से फ्रंट लाइन पे नज़र आती है, लेकिन इनके मसाइल को हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ असगर कादरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया फ़ज़ील अहमद फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से बात हो या एक छोटे कारोबार करने वाले फ़र्द के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुशावरत की जाए, एक फ़ीडबैक अप्रोच के तहत बात की जाए। हम देखेंगे कि पॉलिसीज़ में बेहतरी भी आएगी, और जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके असरात भी बड़े पॉजिटिव आएंगे। अभी वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं CT@N। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में सोने का रेट आज क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ सोने की कीमत में उतार भी आ रहा होता है, कभी चढ़ाव भी आ रहा होता है। अनसर्टेनिटी जो है वो गोल्ड की कीमत में ज़्यादा दिखाई देती है। आज जो है सोने की कीमत में 200 रुपये कमी हुई है, और जो शहरी हैं वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये 200 रुपये की कमी ना होने के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी चलें, सोने की कीमत में थोड़ी बहुत कमी हुई है, ये भी बेहतर है जी। आज के रेट देख लेते हैं। आज के 1 तोला रेट के हवाले से बात करें, 4,56,200 रुपये में 1 तोला गोल्ड जो है वो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें, 10 ग्राम का रेट आज कुछ इस तरह से है, 3,91,124 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। अगेन अनसर्टेनिटी है, शहरियों की पहुंच से सोना फिर बाहर है। ज्वेलर मार्केट एसोसिएशन का भी यही कहना है कि कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि गोल्ड की कीमत हमने देखा कि कहाँ पर 3 लाख से स्टार्ट हुई थी, और ये 2 महीने में गोल्ड जो है वो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब कीमत कम भी होती है तो उसके असरात एक
एक आम शहरी तक जिसकी क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी है, वहाँ पर उस तरह से नहीं पहुँच पाते। आज की करेंसी रेट देख लेते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं यूरो के हवाले से। यूरो की आज की बाइंग पावर जो है वो 329.37 है और 329.96 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से सऊदी रियाल की कीमत देखें तो 74.68 में बाय किया जा रहा है और 74.82 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.31 में बाय किया जा रहा है और 76.44 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत हम देख रहे हैं मुस्तकिम है, 374.98 में बाय किया जा रहा है और 375.25 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत स्टे है, मुस्तकिम है इसकी कीमत और आज 280.2 में बाय किया जा रहा है और 280.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी के मजमूई तौर पे रेट के हवाले से बात करें या पूरे एक वीक का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर हमें स्टे दिखाई देता है। गोल्ड की कीमत में हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है और शहरी ये कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो आज भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इसी तरह से सिचुएशन है। ये थे जी आज के गोल्ड और करेंसी के रेट। फर्दर भी हम आपको इस हवाले से अपडेट्स करते रहेंगे। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सेहत के हवाले से। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों में हम सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हमारी सेहत पे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सर्दियों में हमारी जो खाने की रूटीन है वो भी बदल जाती है। हम देखते हैं कि गर्मा गर्म खानों का अहतमाम हो रहा होता है, चाय कॉफ़ी ये हमारी रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है। पानी जो है वाटर इनटेक हम कम कर देते हैं जिसके असरात हमारी सेहत पर रूनुमा हो रहे होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कब क्या खाया जाए, कितने मिकदार में खाया जाए और खाने का सही वक्त किस तरह से, आइडियल डाइट प्लान किस तरह से आप सर्दियों में अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, इस पर जी हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर ग़िज़ाइयत फ़ानीला तनवीर ने। बहुत माहिर हैं, इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से सर्दियों में आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फ़ानीला फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मुझे लगता है कि सर्दियों में ना हमारी रूटीन बड़ी सुस्त हो जाती है। मॉर्निंग वॉक हम आज की बजाय कल पे शिफ्ट कर देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और खाने के जो हमारे पैटर्न्स हैं वो भी बदल जाते हैं। तो सर्दियों में हम किस तरह से अच्छे खाने खा के अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? जी ठीक है। ये है कि हमारा विंटर के अंदर सबसे पहले यही चीज़ होती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो वार्म करने के लिए वो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी से लेती है। तो हमें उस तरह के फूड आइटम्स लेने चाहिए जो हमारी बॉडी को वार्म अप करें। तो उसके साथ ये होता है कि हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, हम लोगों को वॉक और ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। लेकिन हमारा जो इनटेक है वो ज़्यादा फैटी चीज़ों का होता है, जैसे कि गाजर का हलवा हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कॉफ़ी टी ये सब चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ये होता है कि हम लोगों को थोड़ा ऐसी मतलब ग़िज़ा लेनी चाहिए जिससे हमारे हाइड्रेशन लेवल भी ओवरकम हो और हमारा जो है वो सुस्ती जो है वो भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके अंदर सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स का, यखनी का, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन भी दें और साथ में आपको जो है वो वार्म अप भी करें। इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत अच्छा है। विंटर के अंदर जो है वो सीजनल भी होती हैं, जैसे कि आप साग बहुत ज़्यादा कॉमन है, साग का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो है वो आप नट्स, ड्राई फ्रूट विंटर में बहुत अच्छा सोर्स है कि आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंगफली, आलमंड्स, ये काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, अलसी, हल्दी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं और आपको हेल्दी फैट्स देती हैं जो आपकी बॉडी को जो है वो वार्म अप करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप हर्बल टीज़, ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपके मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट अप हो, आपका जो है वो वेट लूज़ की तरफ भी जाए और साथ में आपको हाइड्रेशन भी मिल जाए। तो आप डिफरेंट टीज़ या ड्रिंक्स इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ़ानीला आपने देखा होगा कि सर्दियों में ना क्रेविंग्स बड़ी बढ़ जाती हैं। हम रात को बेड टाइम पे बैठे हुए हैं या बेड टाइम साथ साथ बुक पढ़ रहे हैं और फ़ौरन से याद आएगा कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाता है, बर्गर खा लिया जाता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमारा
वेट गेन भी कर रही होती है, हमारी सेहत को भी मुतासिर कर रही होती हैं। इसके असरात आप किस तरह से देखते हैं? और इसका अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो वो लोग जो कि वेट कम करना चाहते हैं, सर्दियों में उनके लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं। जी जी, जो जंक फूड है वो तो हम किसी भी मतलब सीज़न में नहीं कहते कि आप समर हो चाहे विंटर हो उसको आप अवॉइड करें। जो जंक फूड है वो आजकल थोड़ा ज़्यादा उसकी क्रेविंग्स होती हैं, और जो मिडनाइट में ऑर्डर करते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। कि अगर आप देखते हो जो चीज़ भी वाइट फ्लोर से बन रही है ना, जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या जितना पिज़्ज़ा है, बर्गर है, पास्ता है, जो चीज़ वाइट फ्लोर से यूज़ हो रही है वो आपके लिए नुकसानदेह है, वो आपने नहीं लेनी। उसके अंदर सारा जंक फूड आ जाता है, तो वो आप जितना ज़्यादा इनटेक करेंगे वो आपके फ़ैट को उतना ज़्यादा फ़ैट बढ़ाने में करती है, आपका वेट गेन करती है। उसके अलावा जो है वो आप अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम पे चले जाएँ या ग्रिल पे चले जाएँ। अगर आपने खाना भी है तो आप ग्रिल फ़िश यूज़ कर सकते हैं, या आप ग्रिल चिकन यूज़ कर सकते हैं, कबाब यूज़ कर सकते हैं। बारबेक्यू या स्टीम चीज़ें या ग्रिल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा ये चीज़ें जो है ना वो हमारे वेट गेन पे भी जा रही हैं, और फिर वो आगे से ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें बिल्कुल। आ और रही आपने है। देखा होगा कि ख़वातीन में PCOS का मसला भी बढ़ रहा है, जी, कहीं ना जी। कहीं फास्ट फूड भी इसकी रीज़न है। तो किस तरह से इस मसले का भी हल किया जा सकता है? PCOS और जो वेट गेन है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। जिस पेशेंट का भी वेट गेन है ना वो PCOS की तरफ बहुत चांसेस हैं कि वो PCOS उसको हो सकता है। और अगर भी आप ऑलरेडी मतलब नॉर्मल वेट में हैं और आप PCOS डायग्नोज होता है तो उसमें भी आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं बॉडी में, उससे वेट गेन होता है। उसके अंदर सबसे पहले हम यही कहते हैं कि आप अपनी बेकरी बिल्कुल छोड़ दें, और जंक फूड और वाइट शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इन सब चीज़ों को, और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी ज़्यादा करें, क्योंकि PCOS के पेशेंट बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं जो हमारे पास PCOS के ही आते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा इशू यही होता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, जितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो यही कहती हैं कि अपना वेट कम करें। तो वेट कम करने के लिए आपको यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन ईटिंग पे जाएँ। मतलब घर का बना, आप घर की बनी रोटी खा लें, लेकिन आप बाहर के जंक फूड ना लें। चाय के साथ बहुत से लोग कहते हैं कि हम सिर्फ बिस्किट ले रहे हैं और कुछ नहीं नाश्ते में लेते, सिर्फ चाय और बिस्किट लेते हैं। तो वो बिस्किट बेकरी में आ जाता है, वाइट शुगर आती है, उसमें बहुत ज़्यादा मैदा इस्तेमाल होता है, तो वो आप चीज़ अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा रोटी को कम कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, प्रोटीन का पोर्शन बढ़ा लें। प्रोटीन में हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम दाल ले सकते हैं, मूंग मसूर की दाल है उसको चम्मच के साथ ले लें। आप स्टीम चिकन ले सकते हैं, ग्रिल फिश आजकल बहुत अच्छी है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप ये चना चाट बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने सैलेड यूज़ करना है तो आप उसमें चने और लोबिया ऐड कर लें, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा पोर्शन मिल जाता है आपको। तो आप कोई ऐसी चीज़ लें जो आपकी वैसे फुलफिल हो जाए, आपको फाइबर मिल जाए, आपका स्टमक फुल हो, लेकिन आप रोटी का इंटेक रात के टाइम कम कर लें। और रात को जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने लेना भी है तो आप 2 हफ्तों में 1 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा ले लें, उसको भी आप लंच टाइम में शिफ्ट कर लें कि आप पहले लें लंच में, उसके बाद आप वॉक करें और कहवा ले लें या कुछ भी लें, आपका वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। रात को हम खाते हैं और खाते साथ हम जब सो जाते हैं तो वो कैलोरीज हमें ज़्यादा है। बिल्कुल। विंटर में आपने देखा होगा कि पानीला हम ना ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा हम चाय पी रहे हैं, नाश्ते में हम कुछ नहीं खा रहे, फ़ौरन से चाय है, और पूरे दिन की रूटीन में हम यही है ब्लैक कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं, चाय अगर आपने लेनी भी है ना तो मैक्सिमम भी आप 2 टाइम ले लें, इससे ज़्यादा उसका इंटेक ना करें। और विंटर में ख़ास तौर पे जो चाय है ना उसके अंदर वो हमारे एक्सेस फ्लूइड को जो है ना वो वाटर रिटेंशन होती है, वो फ्लूइड को लेती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिव हमें यूरिन आता है। जब भी हम कॉफ़ी या कोई चाय लेते हैं तो उसमें कैफ़ीन होती है जो हमारे एक्सेसिव जो है वो यूरिनेशन करवाती है, एक्सेसिव फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कराती है बॉडी से। उसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन और ज़्यादा हो जाती है। इसलिए चाय का इस्तेमाल आप कम से कम करें। चाय या कॉफ़ी दिन में 1 या 2 दफ़ा आप ले सकते हैं। मतलब हार्मफुल हम कह सकते हैं अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा जी, कॉफ़ी या चाय, और वो विंटर में भी पी रहे अगर होते आपने चाय इस्तेमाल करनी भी है, अगर कोई पेशेंट वेट लूज़ के लिए यूज़ कर रहा है तो वो उसको मतलब पानी के साथ, मतलब जैसे 1/4 कप आप पानी ऐड करें और बाकी आप दूध ऐड करें 1/2 कप। अगर आप उसको दूध पत्ती पीते हैं ना तो वो हमारी कैलोरीज बढ़ जाती हैं, तो इसलिए आपने उसको भी कम लेना है और उसमें वाइट शुगर ऐड नहीं करनी है। गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर लें या आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। वाइट शुगर को तो वैसे भी कहा जाता है कि ये वाइट जहर शुगर। है और हम बहुत ज़्यादा वाइट शुगर का इंटेक ले रहे होते हैं। बहुत आपने से देखा होगा लोगों कि हमारी में- कोई भी जी। मीठा है या कुछ भी है, और बहुत लोगों को स्वीट्स की भी बड़ी वो क्रेविंग हो रही होती है।
जैसे आजकल जो सबसे ज़्यादा पेट की क्रेविंग है गाजर का हलवा है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब शुगर भी काफ़ी ऐड होती है, उसके अलावा उसमें फ़ैट्स का भी ज़्यादा होता है, देसी घी या जो हमको ऐड करते हैं वो सब ज़्यादा चीज़ें, दूध भी आ जाती है, कैलोरीज। तो वो गाजर का हलवा बहुत एक्सेस में ना लें, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं कि नाश्ते में आप स्किप कर दें, बाकी रोटी स्किप करके आप उसको हलवा खा लें, साथ अंडा खा लें, या आप दोपहर में किसी टाइम ले सकते हैं, लेकिन स्नैक्स में उसको ऐड ना करें। ये आप बहुत मुश्किल काम बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विंटर में गाजर का हलवा बड़ा फेवरेट होता है। लेकिन मैं आप सबसे पहले इसके उसको- पॉजिटिव इफेक्ट जो पहलू हैं वो जानना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे कितनी मिकदार में लिया नहीं, जाए। अब पॉजिटिव तो उसमें है, ज़ाहिर है उसमें हेल्दी फैट्स आ जाते हैं, जो भी आप देसी घी या वो बटर ऐड करें वो उसमें हेल्दी फैट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी गाजर जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, उसके अंदर जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो है उसको मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मॉडरेशन में ले लें, मतलब बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस में उसको इस्तेमाल ना करें कि सुबह शाम आप उसको एज अ स्वीट डिश यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको जिस टाइम आपको थोड़ा सा बहुत भूख लग रही है, आप 1 या 2 चम्मच या 3-4 चम्मच उसके ले सकते हैं। उसको मतलब अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आप उसको एक्सेस में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक्सेस में एहतियात जो बहुत ज़रूरी है जी। सेहत को लेकर। और आपने फानिला ये भी देखा होगा कि विंटर में वेट गेन करना ज़्यादा आसान है और वेट लॉस करना काफ़ी जी, ज़्यादा जी। मुश्किल है। आप डाइटिशियन भी है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इस पैटर्न को तोड़ना किस तरह से है? क्योंकि एक दफ़ा हमारे ईटिंग पैटर्न बन जाते हैं, आपने देखा होगा कि उन्हें तोड़ना और उन्हें एक दफ़ा चेंज करना ये मुश्किल हो जाता है। जी जी, वो यही बात है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जो हमारा विंटर में इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी बॉडी जो है वो, जब हमें सर्दी लगती है, वो हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए जो है वो हमारी एनर्जी, जितनी भी बॉडी में एनर्जी रिजर्व है उनको यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमें भूख जल्दी लगती है, हमें ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हम कुछ और खाएँ, क्योंकि बॉडी यूज़ कर रही होती है एनर्जी को, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा खाते हैं। तो उसके अंदर आपने ये करना है कि साथ में आप हर्बल टीज़ यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट, जिससे आपका जो है वो मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, आपको जो है वो साथ में वार्म अप बॉडी रहे, वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप ये कर सकते हैं कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सरसाइज या वॉक के लिए टाइम निकाल लें। अगर आपको बाहर नहीं भी जाया जाता, मौसम की वजह से फॉग है या कुछ है, आप घर में 15 या 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, जिससे आपकी जो है वो कैलोरीज जल्दी बर्न हो, ठीक है। और बाकी ये है कि आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी पे थोड़ा सा करें, ठीक है। वो हम लोग बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम लोग डाइट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी डाइट नहीं होती, वो हमारी कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम मूंगफली की बात करें तो उसके अंदर जो है वो, अगर आप 28 दाने मूंगफली के लेते हैं ना, मतलब 1 औंस बन जाता है, तो उसमें 160 कैलोरीज होती हैं, जो कि अगर हम एक मीडियम चपाती लेते हैं ना, तो उसमें भी तकरीबन 160 या 150 कैलोरीज होती हैं। तो वो अगर हम रोटी स्किप करके, तो हम कहते हैं कि हमने मूंगफली खा के हमने वेट कम कर रहे हैं, तो वो वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आप उतनी कैलोरीज तो उससे भी ले रहे हो। तो इसलिए आपने मूंगफली या बादाम या कुछ भी है, उसको आपने एक्सेस में नहीं लेना, मॉडरेशन में लेना है। मूंगफली के फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, वो उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, तो आपके बहुत बॉडी के लिए अच्छे हैं, हेल्दी फैट्स हैं, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है मूंगफली, लेकिन उसको एक्सेस में आप ना लें। सिर्फ आप 8 या 10 दाने उसके ले लें डेली। लेकिन हम जो टीवी देखते हुए हम ना खाते जाते हैं, वो हम पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल, नहीं हमें नहीं करते। पता चल रहा होता कि हमने कितनी मूंगफली खा ली है। जी, ड्राई जी। फ्रूट्स की हम सामने ट्रे रख लेते हैं जी, और हम खा रहे हैं और साथ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इंसान की ना सेहत पे बड़े नेगेटिव असर जी, डालती हैं। जी। बैलेंस डाइट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आइडियल डाइट प्लान किस तरह से बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाए, कौन सा खाना जो है वो खाया जाए और कौन सी खुराक जो है उससे इज्तनाब किया जाए। फानिला, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, और मुझे लगता है कि सर्दियों में हर किसी के फेवरेट जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। हमारे पास अखरोट भी आ जाते हैं, आमंड्स भी आ जाते हैं, पिस्ता भी आ जाता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि इनके पॉजिटिव इम्पेक्ट्स क्या हैं इंसान की सेहत पर। इन सब के बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि आपने इनकी क्वांटिटी को जो है वो साथ में रखना है कि पोर्शन है उतने मॉडरेशन में लें।
जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं आलमंड्स की, तो वो विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन ई वैसे ही मतलब हम ऑलरेडी ऊपर एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे, और ये सब कुछ ड्राइनेस को कवर अप करता है। उसके वैसे उसके अंदर अच्छे फैट्स का सोर्स है, तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी 5 to 7 आलमंड्स आप दिन में ले सकते हैं। उसके अलावा डेट्स की बात करें अगर हम, वो खजूर, वो बहुत अच्छा सोर्स है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और नेचुरल स्वीटनर है। उसको आप किसी भी मतलब दलिया अगर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप एज अ स्वीट डिश उसको आप यूज़ करना है तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप 1 से 2 खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं डेली की। अगर हम बात करते हैं इसकी वॉलनट्स की बात करते हैं, तो वॉलनट्स भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है। तो उसको भी आप अखरोट को मतलब 2 या 3 जो उसका पूरा अखरोट का होता है वो आप उसका पार्ट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें उसकी पिस्ते की बात करें, पिस्ता भी बहुत अच्छा है, हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे साथ में हार्ट हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन उसके भी आप 5 से 7 जो है वो पिस्ता के डेली की बेसिस पे ले सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजीर बहुत अच्छे सोर्स है आयरन का। इंजीर को आप रात को सोक कर दें, 2 से 3 इंजीर रात को पानी में सोक करें, सुबह उठ के आप उसका पानी भी कंज्यूम कर लें, साथ इंजीर भी ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन को इंजीर बहुत अच्छा उसको करती है। अगर आप रात को सोक करें, सुबह उसको पानी के साथ लें तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को आयरन की कमी है या वो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी इंजीर बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी रखें? क्वांटिटी 2 से 3 इंजीर आप रात को भिगो दें पानी में, सुबह उठ के आप उसको पानी कंज्यूम कर लें। उसके अलावा किशमिश भी बहुत अच्छा सोर्स है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं ना तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए, कि आप आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और उसमें भी हेल्दी फैट्स होते हैं। जिसको आप रात को सोक करें, 4 से 5 किशमिश पानी में रात को सोक कर दें नीम गर्म पानी में, सुबह उठ के आप उस पानी को कंज्यूम कर लें और साथ में किशमिश भी ले लें, तो वो आपके अगर HP लेवल कम है, फेरेटिन लेवल कम है, उसको भी मेनटेन करेगा और साथ में आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक है। किशमिश से मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग ना ये प्रैक्टिस भी करते हैं कि वो पानी के बजाय दूध में भिगो कर रख देते हैं, तो इसके असरात क्या होते हैं? हाँ, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अदरवाइज़ आपने सिर्फ अगर कॉन्स्टिपेशन है या सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी को करना चाहते हैं, आपका वेट ज़्यादा है, फिर आप उसको दूध में ना लें, फिर आप उसको पानी में सोख करके ले लें। ठीक है। और इसके साथ साथ सर्दियों में एक बड़ा कॉमन इशू होता है, हम देखते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी रीज़न डिहाइड्रेशन होती है। हम लोग पानी का जो इंटेक है, वाटर इंटेक, वो बहुत कम कर देते हैं। और इसके और कौन से मसाइल हैं? अगर हम पानी कम करते हैं तो इंसान की सेहत किस तरह से मुतासर हो रही होती है? सबसे पहले तो हमारे स्किन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हमारी डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर ड्राइनेस इस तरह से आ जाती है। उसके अलावा जो है वो हम लोगों का बहुत ज़्यादा, जो आप सुस्ती की बात करनी थी ना, वो भी इस चीज़ में आ जाती है कि अगर हम डिहाइड्रेशन है तो हम लोगों को बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती रहेगी, स्लगीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको आप कवर करने के लिए ये है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स का इंटेक कर लें, सूप या यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप ले लें। लेकिन अगर आपने वेट वो लूज़ करना है साथ में, तो आप सूप में बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा सॉसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे सोया सॉस, विनीगर, मतलब एक मॉडरेशन में 1 टीस्पून यूज़ कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना। उसके अलावा जो है वो जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सभी उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तानीरा, ये आपने बात की सूप के हवाले से, आपने देखा होगा कि सूप की क्रेविंग बढ़ जाती है। रोड साइड पे बहुत सारे सूप की रेडियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं, वो इंसान की सेहत के लिए ठीक है? हाँ, वो, लेकिन यही है कि मैं कह रही हूँ कि उनमें उन्होंने बहुत थिक किया होता है, उसमें कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा ऐड किया होता है। अगर आप घर में बना लें तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर बस थोड़ा सा ऐड कर लें, जिससे हल्का फुल्का बस थोड़ा उसमें टेक्स्चर आ जाए थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको थिक ना करें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप उसको इस्तेमाल कम करें, वैसे आप ले सकते हैं। अगर आप उनको बोल दें कि हमें कॉर्नफ्लोर कम ऐड करके बस थोड़ा यखनी टाइप दे दें, तो आप उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। बाकी जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेथी है, पालक है, साग है, ये इन सब चीज़ों के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करके भी अपनी हाइड्रेशन को पूरा कर सकते हैं। और जितने भी साग और मेथी, पालक है, इन सब का आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जिन लोगों को भी HP का इशू हो या आयरन का इशू है तो वो भी ये मौसम अच्छा है, क्योंकि वैसे तो सीजनल नहीं होते, इस मौसम में आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप हाइड्रेशन के लिए ऑरेंज जूस
ग्रेप फ्रूट या ऑरेंज जूस जितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीट रूट जो जूस है, चुकंदर और ऑरेंज उसको मिक्स करके, गाजर को मिक्स करके वो जूस भी लोग ले लेते हैं, उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग जूस वैसे भी हम इतना प्रेफर नहीं करते वेट लूज़ के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि उसके अंदर जो आपका फाइबर पार्ट होता है ना, जो ऊपर वाइट पार्ट होता है ऑरेंज का, वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो वो फ्रूट के जो जूस की कैलोरीज भर जाती हैं। तो इसलिए अगर आप होल फ्रूट ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ऑरेंज है या गावा, अमरूद बहुत अच्छा सोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रेशन के लिए देखा जाए तो ऑरेंज ज़्यादा अच्छा सोर्स है, उसको आप ले सकते हैं डेली। अगर आप मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आप पी नहीं सकते तो आप उसको खा के जो है ना अपने हाइड्रेशन को पूरा कर सकते हैं उसके साथ। सही, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए जी, सेहत जी। के हवाले से। विटामिन सी भी कहा जाता है कि ऑरेंजेस जो हैं इसका बहुत बड़ा सोर्स है। और सर्दियों में मुझे लगता है कि हमारी स्किन के जितने भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो भी विटामिन सी ज़्यादा अगर हम जूसेस लेंगे या ऑरेंजेस लेंगे तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। विटामिन सी हमारी स्किन में जो कोलेजन होता है ना, जो हमारी स्किन को टाइट करता है और जो हमारी उसकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है विटामिन सी। तो जितना हम विटामिन सी ज़्यादा लेंगे, मतलब जो हमारी रिकमेंडेड डोज है, जैसे मेल्स के अंदर जो है वो 90 मिलीग्राम और फीमेल में 75 मिलीग्राम है, तो वो अगर आप उतनी रिक्वायरमेंट डेली की ले लेते हैं तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। उसके अलावा जो है वो आपकी इम्यून सिस्टम को, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जितने भी सर्दियों में आपने देखा है कि लोग ज़्यादा जल्दी फीवर हो जाता है, जल्दी खांसी ज़ुकाम ये सब चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी रिकमेंडेड डोज के हिसाब से है तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप किसी भी वो फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है। विटामिन सी जो है हमारी जितनी भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जाके डिजीज़ कॉज करते हैं वो उनको फाइट करके उनको बॉडी से निकालने में हेल्प आउट करता है। तो जिसकी वजह से आप विटामिन सी की अगर क्वांटिटी ठीक लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तो आपकी वो चीज़ भी नहीं होगी। फनीला, आपने ये बात की कि जितनी रिकमेंडेड मिकदार है हमें विटामिन सी उतनी मिकदार में लेना है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी ले रहे हैं, अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर हैं तो वो कौन से? मतलब जैसे अगर बहुत ज़्यादा आप क्वांटिटी में ले लेते हैं 1000 या 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा एक्सेस में आप ले लें, तो फिर उसके अंदर ये होता है कि आपके जो ये स्टमक है इसमें हार्ट बर्न होने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा इस तरह लगेगा जलन हो रही है, कुछ भी खा रहे हैं वो हज़म नहीं हो रहा ठीक से, या जैसे हमारे लिप्स के पास जो है ना थोड़े क्रैक्ड हो जाते हैं लिप्स, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगता है कि इचिंग हो रही है, ये चीज़ आती है। आपकी स्किन ख़राब होती है और आपके जीआई ट्रैक्ट जो हमारा स्टमक है वो अपसेट होता है इसके साथ, अगर विटामिन सी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और एक विटामिन सी के अगर फ़ायदे में बात की जाए तो वो ये भी है कि आप विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में आयरन को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो जितने भी अगर डॉक्टर्स आपको देते हैं ना आयरन की टैबलेट दे रहे हैं प्रेगनेंसी में या किसी भी चीज़ में, तो उसके साथ अगर आप जूस के साथ वो उसकी आयरन की टैबलेट लेना तो जल्दी आयरन अब्जॉर्ब होता है बॉडी में, तो ये आयरन की बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी है तो आयरन भी सही से अब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है पानी, ये भी बताइएगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनका विंटर में ब्लड प्रेशर का इशू बढ़ जाता है, आपने देखा होगा, और डॉक्टर अक्सर रेकमेंड करते हैं कि विटामिन सी लें, ऑरेंजेस ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। बीइंग अ डाइटिशियन आप भी इस चीज़ को रेकमेंड करती हैं? इसके अंदर एक हम जो गलती करते हैं ना वो मैं आपको बता दूं, विटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है। ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, मौसमी ये बहुत अच्छा सोर्स है, आपके बीपी को कंट्रोल भी करता है। इसके अलावा ऑरेंज भी बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो ऑरेंज के ऊपर नमक ऊपर डाल के जो है ना उसको यूज़ करते हैं, काला नमक या वो जो नमक सादा होता है उसको यूज़ करते हैं, वो हमारा बीपी को अफेक्ट करता है, क्योंकि जब हम उसके अंडे पे या किसी भी चीज़ के ऊपर जो नमक डालते हैं ना वो हमारे डायरेक्ट बीपी को हाई करता है। मतलब जो पेशेंट अगर बीपी लो का है ना तो हम उसको कहते हैं कि डायरेक्ट उसको पानी में नमक डाल के दें। तो इसी तरह अगर कोई बीपी हाई का पेशेंट है वो डायरेक्ट नमक इस तरह खाएगा तो फिर उसको विटामिन सी की वजह उसका बीपी जो है वो नमक से आ जाएगा। आउट ऑफ कंट्रोल जी, तो ये आपने नहीं करना, आपने खाना है तो आप डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर काली मिर्च ऐड करनी है तो काली मिर्च ऐड कर लें, लेकिन आप उसको नमक डायरेक्ट ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल। सर्दियों में एक और इशू होता है कि विटामिन डी की वजह से हड्डियों में अक्सर दर्द महसूस होता है, इसे आप खुराक से किस तरह से बेहतर कर सकते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाए और स्पेशली विंटर में। ब्रेक पे जाने से पहले फानीला मैं बात कर रही थी कि सर्दियों में हम एक ऐसा मसला देखते हैं जिसमें आजकल यंगस्टर्स भी इसका शिकार हो रहे हैं। ओल्ड एज जो पर्सनस हैं वो तो ऑलरेडी इस मसले का शिकार रहते हैं। वो ये है कि हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा होता है और ये डिपेंड कर रहा होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो इस हवाले से बताएँ कि किस तरह से विटामिन डी की कमी जो है वो हम सर्दियों में पूरी कर सकते हैं। मैं सही बात कह रही हैं आप। जिस तरह से सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन और हमारे जोड़ों में हड्डियों में दर्द सबसे पहले होती है, वो विटामिन डी की सबसे ज़्यादा सिम्टम्स यही है। अगर डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही है उसकी वजह से यही सिम्टम्स आते हैं। तो उसके अंदर जो है वो आप सबसे अच्छा सोर्स जो है वो तो हमारा सनलाइट है। लेकिन विंटर्स में जो है वो मोस्टली फोगी डेज़ होते हैं तो सनलाइट कम होती है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी का ज़्यादा लोग शिकार होते हैं। तो उसमें यह है कि आप सबसे अच्छा सोर्स जो है वो एग योक्स हैं। जो अंडे की जर्दी है वो मोस्टली पेशेंट जो है वो निकाल देते हैं कि हमें कोलेस्ट्रॉल, लेकिन आप ले सकते हैं। एक अंडा पूरा आप दिन में खा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल है चाहे आपको बीपी का इशू है। तो वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है। जितना सी फूड है फ़िश है वो आप उसको इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं और वो विंटर में ज़्यादा अच्छा मतलब आपका सोर्स होता है कि आपको ईजीली अवेलेबल भी होती है और आप उसको खा सकते हैं। फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जितने भी जो है वो ले सकते हैं आप सीड्स वगैरह या जितने हैं उनमें भी विटामिन डी क्वांटिटी में ऐड होता है। तो आप उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप नहीं ले सकते, मतलब इतनी क्वांटिटी में आप नहीं ले रहे डेली बेसिस पे और फिर भी विटामिन डी की कमी है, तो फिर आप साथ में कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। बिल्कुल सही। ये तमाम चीज़ें जो है वो विटामिन डी की कमी जो है दूर कर देंगी। इसके साथ साथ अगर ड्रिंक्स के हवाले से बात कर लें तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि सर्दियों में कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं वो लेनी चाहिए, कौन कौन से मशरूबात हैं जिनसे इज्तनाब करना चाहिए? जैसे हम बात कर रहे थे ज़रूरत से ज़्यादा चाय जो है वो इंसान की सेहत के लिए मुज़र सेहत होती है। अब बता दें कि कौन कौन से मशरूबात हैं या ड्रिंक्स हैं जो कि आप रिकमेंड कर रही हैं। सबसे पहले तो जब विंटर के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी का ऑलरेडी बहुत लोग इस्तेमाल कर भी रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी है विंटर के हवाले से। उसमें ये होता है कि आप जितने लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं वो भी उसको एम्प्टी स्टमक सुबह को आप और तो कुछ नहीं ले सकते तो आप उठ के वो ले सकते हैं। जो लोग जिम कर रहे हैं वो जिम से पहले ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो हमारी एपिटाइट को सप्रेस करती है, हमारी भूख को कम करती है। जो हम कह रहे हैं कि विंटर में हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उस पर फर्दर भी बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कौन बात कर रहे हैं? मैं हाँ जी, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, मजर बोल रहा हूँ जी। फजल कोई सवाल करना चाहें आप? मजर बोल रहा हूँ। तो सवाल ये है कि मुझे ना सर्दियों में बहुत ज्यादा तजाबियत हो जाती है ये अंडा खाने से और कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज खाने से हो जाती है। तो इसका भी मुझे बता दें कोई हल वगैरह। मैं ये देख रहा था, सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो फोन करके पूछ लूँ। बहुत शुक्रिया मज़र कॉल करने के लिए। मैं फानीला इस पे आपका जवाब जानना चाहती हूँ कि तेज़ाबियत का इशू बढ़ जाता है। तेज़ाबियत की बात यह है कि जब हम लोगों का वाटर इनटेक कम हो जाता है ना, तो ऑलरेडी जब हमारा स्टमक है उसके अंदर पानी कम जा रहा है, कोई भी चीज़ अगर जल रही है उस पर आप पानी कम डालोगे तो ऑलरेडी वो जलेगी और ज़्यादा। इसी तरह एसिडिटी का भी इशू है कि जब हमारे स्टमक में वाटर कम हो जाता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तो हम लोगों को कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो वो पेशेंट्स कहते हैं कि हमें बहुत जलन हो रही है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके अंदर पानी में जिस तरह हमने ऑप्शंस बताई कि अगर आप पानी नहीं ले सकते तो आप जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। ऑरेंज ले सकते हैं आप, विटामिन सी का अच्छा सोर्स है वो लेते हैं, ग्रेप फ्रूट, वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम्प्टी स्टमक जो है ना, जैसे अभी हम ड्रिंक्स पे बात करने जा रहे थे, तो आप सौंफ का इस्तेमाल, सौंफ बहुत अच्छा सोर्स है कि या तो आप खाने के बाद उसको वैसे रॉ फॉर्म में चुबा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा च्यू कर लें, उसका जितना रस जाए, बाकी आप उसको फेंक दें। लेकिन उसके अलावा आपने अगर वैसे नहीं ले सकते तो आप उसको पानी में सोक कर दें, सुबह उठ के आप इतनी हार्ड पेट उसका पानी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप योगर्ट जो है ना, दही बहुत अच्छा सोर्स है एसिडिटी को कम करने के लिए। तो अगर आप वो प्रीबायोटिक्स उसमें ऐड होते हैं, वो हमारी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको अपने थोड़ी क्वांटिटी में, लोग ये कहते हैं कि सर्दियों के अंदर स्टमक जो है वो अब हम दही नहीं इस्तेमाल करते, वो ठंडा होता है। आप उसको ठंडा ना इस्तेमाल करें, रूम टेम्परेचर का हो और फ्रेश हो, मतलब खट्टा ना हो, ठंडा ना दही हो। तो आप उसको 3 से 4 चम्मच लाजमी अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें। कुछ भी खा रहे हैं, जैसे अंडा खा रहे हैं ना आप, तो अंडा और जो चीज़ चपाती खाई है उसके साथ आप थोड़ा सा दही ऐड कर लें, तो वो भी आपकी एसिडिटी को ओवरकम करेगा।
ठीक है, ये तमाम तर प्रॉब्लम्स विंटर में, क्योंकि हमारे लाइफ के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफस्टाइल में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिसके असरात हम देख रहे होते हैं सेहत पे। इसी तरह से हम ड्रिंक्स के हवाले से बात कर रहे थे, ब्लैक कॉफ़ी जो है आप रेकमेंड कर रही थी, लेकिन बैलेंस्ड मिकदार में जो ज़रूरी है, और कौन कौन से मशरूबात हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लैक कॉफ़ी जो है वो हमारे बेस ये इसको मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। और ये को ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग वेट लूज़ भी करना चाहते हैं साथ में। उसके अलावा जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सौंफ वाला पानी। ये आप सौंफ को रात को सोक कर दें या 1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच ऐड करके रख लें, सुबह उठ के आप वो पानी कंज्यूम कर सकते हैं। उससे आपका वाटर इनटेक भी ज़्यादा हो जाएगा और साथ में आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा मेथी दाना बहुत अच्छा सोर्स है जिन लोगों को PCOS के पेशेंट हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके बॉडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस पर बहुत अच्छा काम करती है मेथी दाना। उसको भी आप रात को पानी में सोक करके रख दें, ½ टीस्पून, सुबह उठ के आप निहार पेट वो पानी पी सकते हैं। इसके अलावा ज़ीरा वाटर बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और हम ये भी हमारे जो है वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, हमारा वेट लूज़ में हेल्प करता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि ज़ीरा वाटर भी आप रात को सोख करके सुबह उठ के पानी ले सकते हैं। बस सिर्फ जिन पेशेंट को, जैसे इन्होंने भी बोला ना कि इनको स्टमक इशू है, इनको एसिडिटी का इशू है, तो वो पेशेंट या जिनको लिकोरिया का इशू है वो पेशेंट ज़ीरा वाटर ना यूज़ करें। उसके अलावा बाकी पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं ज़ीरा वाटर ईज़िली। उसके अलावा आप चिया सीड्स जो है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और वो आप पानी के अंदर 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर 1 टेबलस्पून ऐड करें और उसमें थोड़ा सा आप लेमन जूस ऐड कर लें। वो विटामिन C का अच्छा सोर्स है और वो भी एसिडिटी को कवर अप करता है, तो आप वो उसके अंदर ऐड करके तो आप सारा दिन में जो पानी कंज्यूम करना है आप वो पानी ले सकते हैं। और डिहाइड्रेशन के, और ये भी है कि आप पानी के साथ में ये भी चीज़ नोट करें कि 2 घंटे के अंदर आप रख लें कि मैंने 1 गिलास पानी का पीना है। अगर 2 घंटे बाद वो चाहे आप सिप करके पी लें, चाहे आप हाफ़ ग्लास पी लें, लेकिन आप एक टाइम सेट कर लें कि मैंने 12 बजे हैं तो मैंने 3 बजे तक 1 गिलास पानी का ख़त्म करना है। वो आप किसी भी तरह से एक पूरा गिलास इकट्ठा भी पी सकते हैं, या आपने थोड़ा थोड़ा पीना है तो उस तरह पी सकते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है? वाटर रिक्वायरमेंट हमारी 1.5 से 2 लीटर्स तक एक पर्सन की मिनिमम 8 to 10 ग्लास हो जाते हैं। अगर आप 8 ग्लास भी ले लें तो वो काफ़ी है, लेकिन अगर उसमें आप साथ बाकी चीज़ें भी ले रही हैं तो चलें आप उसको 5 to 6 ग्लास पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी साथ में लें। लेकिन ये है कि प्यास लगती नहीं है विंटर में, तो आपको खुद ही ख्याल करना है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का पास बॉटल रख लें, उसको चिया सीड्स की फॉर्म में इस तरह से भी ले सकते हैं। और बाकी अगर आप ड्रिंक्स की बात करें तो हल्दी वाला दूध वो विंटर में बहुत अच्छा है कि अगर आप दूध के अंदर हल्दी ऐड कर लें, काली मिर्च ऐड कर लें, हनी ऐड कर लें, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करेंगी। हल्दी वाला दूध के असरात इंसान की सेहत पे किस तरह से होते हैं, इस पर फर्दर जी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं सर्दियों में सेहत का ख्याल किस तरह से रखा जाए। ब्रेक पे जाने से पहले फ़ानिला हम बात कर रहे थे कि कौन सी ड्रिंक्स हैं जो कि आप रेकमेंड कर रही थी, जिनमें आपने बताया कि हल्दी वाला दूध जो है वो सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके फ़ायदे इंसानी सेहत पर किस तरह से। हल्दी उसके अंदर आ जाती है, दूध के अंदर हल्दी हम ऐड करते हैं, साथ में आप इसमें काली मिर्च या साथ में हनी ऐड कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है ना वो आपकी इम्यूनिटी को एक तो स्ट्रॉन्ग करेंगी, और दूसरा जितना आजकल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर हनी भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, ब्लैक पेपर भी। तो ये चीज़ें आपकी जो है ना उन चीज़ों को भी कवर अप करती हैं। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इसमें हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उनके जोड़ों में दर्दें वगैरह जो सब चीज़ें होती हैं वो हल्दी उन पर बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। बिल्कुल सही। एक जिसे कहते हैं एक हल्दी है और इसके इंसान की सेहत पे बेनिफिट्स किस तरह से। हल्दी के सभी डिजीज़ में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं, मतलब जितने लोग भी मतलब PCOS का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो एक हल्दी जो है ना वो तो आप चुटकी भी एक दिन में ले लेते हैं ना तो आपकी बॉडी पे एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। बिल्कुल, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, इंसान की मदाफ़त को बढ़ाती है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं और हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ सर्दियों में जो थायराइड के पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। इस हवाले से बता दें कि वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
हाइपोथायरॉयड के पेशेंट जितने भी हैं ना, वो उनका वेट गेन का इशू बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद वेट गेन से ज़्यादा ये होता है कि उनकी बॉडी पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो सुबह उठेंगे, उनके फेस पे पफीनेस है और सब जगह उनकी बॉडी पे स्वेलिंग ज़्यादा होती है फ़ैट की बजाय। तो उस चीज़ के लिए होता है कि एक तो हल्दी जो मैंने अभी बताई है वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये है कि उनको फ़िश उनके लिए बहुत अच्छी है। फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है। इनको आयोडीन रिच फूड्स देते हैं हाइपोथायरॉयड पेशेंट में, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। तो वो फ़िश का बहुत अच्छा सोर्स है। जितना भी सी फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स। उसके अलावा जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको थोड़ा सा कम ले लें, मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेना, उसको थोड़ा कम लें। उसके बाद जो बिल्कुल चीज़ उन्होंने विंटर में नहीं लेनी है वो मूँगफली है। मूंगफली जो है वो बिल्कुल भी हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पेशेंट को अभी मतलब डायग्नोज हुआ है हाइपोथायरॉयड और अभी वो मैनेज नहीं हो रहा उसका मेडिसिन के साथ भी, तो वो मूंगफली बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है गाइट्रोजेंस के नाम से, जो हमारे हाइपोथायरॉयड को इफेक्ट करता है। वो उसके मतलब उसके मेडिसिन को भी इफ़ेक्ट करता है, वो हमें सही से फिर नहीं उस पर आता। तो आपने पीनट्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। उसके अलावा कैबेज, जो बंद गोभी है ना, वो आप सूप वगैरह में हम इस्तेमाल कर लेते हैं वेट लूज़ के, लेकिन जो हाइपोथायरॉयड के पेशेंट्स हैं उनके लिए बंद गोभी भी अच्छी नहीं है। वो बंद गोभी भी उनके उसको थायराइड को जो है ना साथ में इफ़ेक्ट करती है, तो वो कैबेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सही, बिल्कुल सही। और विंटर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो डाइट प्लान को फॉलो करना होता है। तो फानिला, आपकी नज़र में एक आइडियल डाइट प्लान क्या है विंटर का, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी अच्छा हो, जिसमें हमारा लंच जो है वो भी आउट क्लास हो, और डिनर के हवाले से भी हमारी जो फेवरेट डिशेज़ हैं वो हमें ना छोड़नी पड़े? ठीक, आप इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे कि अगर तो आप वेट लूज़ भी करना चाहते हैं ना साथ में, तो फिर आप ये करेंगे सुबह मॉर्निंग में जो कोई भी सीड्स, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप इंजीर रात को भिगो के वो सुबह पानी ले सकते हैं। ज़ीरा वाटर मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट इस करना चाहता है वेट लूज़, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स, अलसी हमारा बहुत अच्छा सोर्स है, हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। चाहे कोई पेशेंट, कोई फीमेल मेनोपॉज पे तरफ जा रही है, चाहे उसको पीसीओएस है, चाहे वो अनमैरिड है, हर किसी के लिए फ्लैक्स सीड्स जो है ना वो हमारे हार्मोन्स जितने भी बॉडी में उनको बैलेंस करता है। तो वो बहुत अच्छी है अलसी, और विंटर में तो बहुत अच्छी है कि वो आपकी बॉडी को वार्म भी करती है। तो आपने हाफ़ टी स्पून अलसी का सुबह नहार पानी के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट में आपके पास सोर्सेज आ जाते हैं, या तो आप छोटी सी एक सीडी साइज़ गंदम की चपाती ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या थायराइड के पेशेंट हैं तो आप व्हीट चपाती यूज़ ना करें, उसकी जगह आप जौ की चपाती या मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री, जिसमें गंदम ऐड ना हो, वो आप ऐड यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अंडा, एक हर पेशेंट के लिए, चाहे कोलेस्ट्रॉल का, बीपी का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, एक अंडा नाश्ते में आप लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे बॉयल फॉर्म में, चाहे ऑमलेट बना लें। ऑमलेट बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। तो आप एक एग यूज़ करें। उसके साथ आपने हाफ़ कप योगर्ट यूज़ करना है। हाफ़ कप योगर्ट के अंदर लेकिन ये है कि आपने उसमें चीनी ना ऐड करें, वाइट शुगर ना ऐड करें, गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ विंटर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो गुड़ आप ऐड कर सकते हैं या स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज़ की तरफ जा रहे हैं और आपको नहीं रोटी लेनी है, तो आप उसकी जगह सिर्फ एक जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्याली जौ का दलिया लें, उसमें एक खजूर ऐड कर लें आप स्वीटनेस के लिए, और साथ आप जो है एक अंडा ले सकते हैं। उसके बाद आपने मिड में जो है वो कोई भी ऑरेंज ले लें, अमरूद ले सकते हैं। अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप एक ले सकते हैं। जूस को ना प्रेफर करें, आप होल एक फ्रूट ले लें। एप्पल ले सकते हैं एक, आप स्नैक टाइम में 11-12 बजे तक आप वो ले लें। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के दरमियान जो हमारी डाइट लंच है, उसके अंदर आप कोशिश करें कि रोटी रात की बजाय दोपहर में आप ले लें, और दोपहर को भी आप एक मीडियम साइज़, एक सीडी साइज़ चपाती लें। चावल अगर आपने यूज़ करने भी हैं, कोई भी पेशेंट है तो वो हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। और 12 टेबल स्पून या आप 20 या 18 टेबल स्पून तक, अगर आपने वेट का नहीं इशू तो 18 या 20 टेबल स्पून ले सकते हैं। अगर वेट लूज़ करना है तो आप 12 टेबल स्पून तक यूज़ करें। वाइट राइस बॉयल करके उनको आप यूज़ कर सकते हैं वंस अ वीक। उसके साथ आप हाफ़ कप कोई भी सालन हो, उसके अंदर आप जैसे कि आजकल है मेथी है, पालक है, साग है, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। उसके अलावा आप जो भी बीफ या मटन वगैरह वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं।
फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सालन में फ़िश लेना चाहते हैं तो रोटी के साथ ले लें, अदरवाइज़ आप ग्रिल फॉर्म में ले सकते हैं। शाम के टाइम जो है ना वो या तो आप ड्राई फ्रूट शाम को इस्तेमाल करें रात की बजाय, रात को कैलोरीज हमारी ज़्यादा हो जाती है। शाम को आप ग्रीन टी, कोई भी एक ग्रीन टी ले सकते हैं। लेमन ग्रास का कावा बहुत अच्छा है, ठीक है। बीपी के पेशेंट्स के लिए, बीपी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारे डायूरेटिक है, बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप वो उसको शाम के टाइम कोई एक कावा लें और उसके साथ आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी, बहुत ज़्यादा नहीं। रात में डिनर में आप 8 to 9 या 7 to 8 तक आप लें डिनर। उसके अंदर जो है वो आप अगर वेट लूज़ करना है तो फिर आप रोटी स्किप कर लें। आप 100 ग्राम ग्रिल चिकन या ग्रिल फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मूंग मसूर की दाल ले सकते हैं, चम्मच से वो खा लें। अगर आप सूप ले सकते हैं तो 1 बाउल आप सूप का पेट भर के वो खा लें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंद गोभी ऐड करें अगर आपको थायराइड का इशू नहीं है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कबाब खा सकते हैं, ग्रिल या बारबेक्यू कबाब, 2 से 3 कबाब आप घर के बने हुए शामी कबाब भी हो सकते हैं, वो ले लें। साथ उसके सैलेड लाजमी ऐड करें, जो भी मील लेना उसके साथ सैलेड लाजमी ऐड करें, सैलेड और साथ में थोड़ा सा रायता या तो। रात को आप हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करें। और इसबगोल का छिलका बहुत अच्छा है सबके लिए, कॉन्स्टिपेशन को भी करता है, वो हमारे फाइबर का अच्छा सोर्स है, हमारे वेट लूज़ में हेल्प करता है। तो 1 टीस्पून इसबगोल का छिलका आप डेली रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं। बिल्कुल, जो लोग फूडी हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा डाइट प्लान है और वो तो इस डाइट प्लान को एंजॉय भी करेंगे। और जिन्हें खाने का शौक़ नहीं है तो वो भी अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि सेहत सबसे पहले है। अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो आपके बेशुमार मसाइल जो हैं बढ़ जाते हैं। फ़नीला, मुझे ये भी बताइएगा कि वो कौन सी 3 हैबिट्स हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आप सजेस्ट करते हैं कि इन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए अगर आप सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि क्लीन ईटिंग, मतलब आप बाहर का जंक फूड और ये प्रोसेस्ड फूड इन सबको अवॉइड करें। आप घर का बना हुआ खाना खाएं, बस उससे आपकी हेल्थ ठीक रहती है, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपको बाकी इश्यूज़ नहीं होंगे बीपी के, कोलेस्ट्रॉल के। बाकी सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी। ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आप चाहे ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो मैं कहती हूँ सिर्फ आप 10 मिनट्स ब्रिस्क वॉक घर में ही कर लें। सुबह शाम जिस टाइम आपको टाइम मिले आप बस ब्रिस्क वॉक, शाम को सुबह को थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकते हैं वो निकाल लें। लेकिन कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई गेम कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी हो। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका स्लीप वेक साइकिल, जो हमारा आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि हम लोग रात को पूरी रात जागते हैं और सुबह को सोते हैं। तो वो आपने अपना, अगर आपका मतलब अभी बहुत लेट है कि सुबह सोते हैं तो चलिए मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा पीछे ले आएँ। अभी आप 12 या 1 बजे तक ले आएँ, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे शिफ्ट कर लें। अभी फ़ौरन तो आप नहीं कर सकते कि आप 10 बजे सो जाएं, लेकिन उसको आप बेहतर करें। 8 घंटे की जो रात की नींद है उसको से आ जाती हैं। हम देखेंगे कि जितने ज़्यादा आपके हेल्दी पैटर्न्स होंगे, वट वो स्लीपिंग को लेकर हैं, वो डाइट को लेकर हैं, आपकी सेहत पर बड़े असरात पॉजिटिव होंगे। बहुत शुक्रिया फ़नीला तनवीर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत और तंदुरुस्ती इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग वॉक कीजिए और अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज़ ना करें। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।